नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की एक महिला की शिकायत पर डीजीपी आरएस भट्टी को फोन लगा दिया। दरअसल महिला फरियादी ने कहा कि 2021 में ही उनके बेटे की हत्या की, लेकिन अब तक इस पर नहीं हुई। इस पर सीएम ने डीजीपी से कहा कि इस मामले में केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन किसी गुनहगार को अब तक पकड़ा नहीं गया। सीएम ने इस पर डीजीपी से कार्रवाई करने की बात कही। बच्चा का हत्या केस हुआ है, पकड़ा नहीं हुआ है, लेकिन किसी को कोई नामजद लोग को गिरफ्तारी नहीं हुआ। नरेश पासवान उस समय थे, किसी की कार्रवाई नहीं हुई, नामजद अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हुआ। गड़बड़ किया, उसका नाम दिए। हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुआ। जो राम नरेश पासवान उस समय थे, वो हमारे साथ अन्याय किए हैं। पैसा के देन लेन करके सब उनको लगाइए पुलिस महानिदेशक। हेलो, आइए, मुजफ्फरपुर से महिला आई है, इसके बेटे की हत्या कर दिया। समझ गए ना? आई 2021 की बात। आई नाम भी दी है अभियुक्त का, और किसी का गिरफ्तारी जरा दिखवाई तुरंत। वहीं मुजफ्फरपुर की ही एक दूसरी महिला फरियादी की शिकायत पर सीएम ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया। सीएम ने कहा कि महिला के इंजीनियर भाई की हत्या हुई, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। सीएम ने कहा कि सितंबर 2022 में महिला के पिताजी भी जनता दरबार में आए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सीएम ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो उस समय थे ही, आखिर जनता दरबार में उसे दोबारा क्यों आना पड़ा? अच्छा, इनके भाई की हत्या आए थे सितंबर के महीने में जनता दरबार, लेकिन इनके भाई की हत्या कर दिया गया। भाई भी जनता दरबार में आया था। हाँ, जनता दरबार में हाजिर कब आए थे? सितंबर में आए थे। यहाँ आए थे जी। अच्छा, आश्वासन में मिला था, फोटो भी होगा। लगाओ जरा। एसपी डीएसपी सबको हत्या लग रहा था। जी सर। हेलो, अरे एक महिला आई हुई है, आर्यानंद है, मुजफ्फरपुर। ये कह रही है कि इसके इंजीनियर भाई की हत्या कर दी गई थी, और ये घटना है 2021 की। 5 जनवरी आए हुए थे सितंबर में आए हुए थे। कौन आए थे? पिताजी। आपके पिताजी? हाँ, इसके पिताजी आए हुए थे। ये काहे नहीं हो रहा है? तुरंत लिखवाइए, अब आप लोग रहे ही ना होंगे जी। जब सितंबर में कोई आया और कहा गया, तो उसमें से फिर एक्शन काहे नहीं हुआ? ये फिर दोबारा आई, ऐसा हो रहा है। इसलिए आपको इसलिए हम भेज रहे हैं ना, कि आप देखिए पूरा समूचा पुलिस। और नोटबंदी पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को यह बड़ी राहत, जिसमें नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाओं ने खारिज कर दिया है। 2016 की नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था, और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक
जो फैसला किया है अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी जरूर कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था मगर उन्होंने फैसला किया है। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिका खारिज होने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात नोटबंदी पर बड़े छटपटाहट में थी, क्योंकि नोटबंदी की वजह से ही भ्रष्टाचारियों के अरबों रुपए घरों में रखे के रखे रह गए। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया है, 21वीं सदी के भारत का एक जोगी, एक फकीर राष्ट्र के वो लकीर खींचना चाहता है जो स्वामी विवेकानंद जी, उनका वही नाम नरेंद्र था, और एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस सौभाग्यशाली अवसर को सब भारतीय मिलकर के सजाने का काम करे, लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज का काम न करे, मिलकर के चलने का, विश्व गुरु बनने का पथ पर कदम बढ़ाने का संकल्प ले। शेखपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ये मामला सामने आने के साथ ही लालगंज के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में सीता देवी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनावी रंजिश में महिला की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। धमकी मिलता था, इसको जान मारने के बराबर धमकी मिलता था इसको। किसके पक्ष से मिलता था धमकी? जो मेरे विरोधी था, दुनिया में तो चुनाव लड़ रहे थे। तो ये औरत जो थी, जो मृत्यु हो गया है जिनका, हाँ। वो आपके पक्ष में? बिल्कुल, उसका वीडियो है, उसका जितना चुनाव का वीडियो है, कितना अहम भूमिका निभाती थी इलेक्शन में। हमको सूचना मिली थी तो हम यहाँ पे आके देखे, और हम अपने स्तर से जब विजिट किए तो ये देखे कि ये महिला की गर्दन में चाकू लगा हुआ है। ये महिला वृद्ध है, और हमको जहाँ तक अभी तक जानकारी मिली है समाज के माध्यम से, ये चुनावी रंजिश का नतीजा है। हम लोग तो इसी मोहल्ले के हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन शर्मा है, और बगल में घर है आगे। तो हम खाना खा रहे थे तो कोई जाके कोई बतियाते जा रहा था कि बोलू सीतवा मर गई। कैसे मर गई? अभी तो ठीक है, कुछ दिन पहले देखे हैं। लेकिन जब अभी कुछ चर्चा में चर्चा आ रही है कि बाहर से गेट बंद था, ऐसे था, तो फिर हम लोग को थोड़ा शक के दायरे में आया। अररिया से बड़ी खबर, जहां जोगबनी में नेपाली युवक की हत्या कर दी गई है। नेपाल से बिहार ये युवक आया हुआ था। वहीं जोगबनी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, और फिलहाल इस घटना के बाद से जोगबनी में नेपाली युवक की हत्या के बाद पुलिस अब सक्रिय नजर आ रही है, जांच पड़ताल में जुट गई है। तो तस्वीरें आपके सामने जोगबनी थाने की, जहां पर नेपाली युवक की हत्या की गई है। नेपाल से बिहार ये युवक पहुंचा हुआ था। हालांकि हत्या किन वजहों से की गई, कौन लोग इसमें शामिल है, इसे लेकर पुलिस अब तमाम बिंदुओं पर जांच में जुट चुकी है। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर प्रधान डाकघर में शराब पार्टी चल रही थी। धार्मिक आयोजन की आड़ में यहां पर शराब पार्टी की जा रही थी, जिसमें डिप्टी पोस्टमास्टर दीनानाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके साथ पूर्व डिप्टी पोस्टमास्टर अभय वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रधान डाकघर में शराब पार्टी की जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन दोनों को नशे की हालत में ही गिरफ्तार किया है। दरभंगा में शराबियों का खुलेआम शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जमालपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में खुलेआम शराब पीकर हंगामा करते और बेहोश होकर जमीन पर बेसुध शराबियों का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो में खुलेआम पुलिस को धमकाने और पीने पर कुछ नहीं बिगाड़ लेने की बात भी कही जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
पुलिस वाला का है कुछ नहीं है वाला छे मैं जब पुलिस वाला है दबो थप्पड़ गिराइए देबो फिर। तो दरभंगा के बाद नवादा की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नवादा सदर अस्पताल के पास में ही एक शराबी नशे में जमकर हंगामा करता हुआ दिख रहा है। यही वह शख्स जो शराब के नशे में चूर है। स्थानीय लोग उसे भगा रहे हैं, लेकिन वो लगातार हंगामा किए जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नए साल के जश्न में पटना में बाइकर्स गैंग का उत्पात सामने आया, जहां पर पटना के मरीन ड्राइव पर बाइकर्स गैंग ने पूरी रात जमकर उत्पात किया। सड़क पर लाइन लगाकर देखिए कैसे यहां लोग खड़े होकर दर्शक बनकर इसका मजा ले रहे हैं और बाइकर्स एक एक कर अपनी गाड़ी यहां दौड़ाते हुए दिख रहे हैं। यह स्टंट खतरनाक हो सकता है। सवाल यह है कि पटना पुलिस 2 दिन पहले दावा कर रही थी कि इस बार बाइकर्स गैंग उत्पात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई उसने पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब के कारोबार को रोकने के लिए सरकार इन दिनों जिस तरीके से सख्ती वाले कदम उठा रही है, ठीक उसके विपरीत अवैध कारोबार से जुड़े हुए शराब तस्कर, शराब कारोबारी इसे अंजाम देने के लिए हर रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। मामला सीतामढ़ी का है, जहां कुरियर के माध्यम से ही दूसरे राज्यों से शराब मंगवाई जा रही है और घर बैठे लोगों तक इसकी होम डिलीवरी की जा रही है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय ने शराब डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। कंपनी के प्रबंधन ने डिलीवरी बॉय को काम से ही निकाल दिया। कंपनी से निकाले जाने के बाद कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर इसे लेकर हंगामा किया और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुरियर कंपनी के गोदाम में छापेमारी की जाती है और शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। हालांकि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सर बार यहाँ पर 2 बार जिम्मेदारी बच चुका था, इसके रिगार्डिंग हम लोग आवाज उठाए, सिक्योरिटी मांगे तो हम लोगों को कह रहा है कि भैया नहीं दे पाएंगे, असमर्थ देने में, आपको काम करने में क्यों देती ठीक है। शराब पकड़ाया तो हम लोग मतलब अपने जो सीनियर है जो मेरे मतलब भाई मेरे साथ काम करते हैं, हम लोग बैठे हैं, बोले भाई देखिए अगर इस तरह का बात है, शराब आता है, क्या वो बोलते हैं, क्या आता है, शराब वाइन कैसे आता है सर? कुरियर के संस्था से आता है, पूरा डब्बा पूरा पैक रहता है, समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर क्या है नहीं है। हम लोग तो भाई डिलीवरी करते हैं, सामान खाते हैं और जाके कस्टमर। नए साल पर वैशाली के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई और शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग नाव और ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में दबिश देती नजर आई। इसके तहत रुस्तमपुर ओपी क्षेत्र के बरियारपुर और सुकुमारपुर दियारा के इलाके में देखिए उत्पाद विभाग जो है ये बड़ी कार्रवाई कर रही है और 13 शराब भट्टियों को इस दौरान नष्ट किया गया। टीम ने 12,800 किलो अर्धनिर्मित शराब को यहां पर नष्ट किया है। वहीं 390 लीटर तैयार देसी शराब भी नष्ट किए गए। इसके साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया। विभाग काफी सजग है इसके लिए कि किसी भी प्रकार से अवैध शराब का सेवन या फिर उसका विनिर्माण या फिर उसका तस्करी नहीं हो पाए। इसके लिए हम लोग दियारा क्षेत्रों में विशेष निगरानी रख रहे हैं। दियारा क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से, नदी गश्ती के माध्यम से, जिसमें स्पेशल बोट चल रही है वहां पर हमारी, और डॉग स्क्वाड के माध्यम से हम सघन निगरानी रख रहे हैं। न्यूज बड़ा असर हुआ है। भारी वाहनों फिर से ब्रेक लग चुकी है। पिछले कुछ महीने से जेपी सेतु पर रोक टोक के बगैर ही बावजूद भारी वाहन यहां पर धड़ल्ले से चल रहे थे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। 22 नवंबर को इस खबर को दिखाए जाने का असर यह हुआ है कि पूर्व मध्य रेलवे वीरेंद्र कुमार ने संज्ञान लेते हुए सारण जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की और जेपी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर
रोक लगाने की बात कही थी। और अब न्यूज 18 का खबर ये कि यहां जेपी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। जेपी सेतु ट्रकों के परिचालन से मुक्त हो चुका है। जी हां, यह खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। 22 नवंबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जेपी सेतु पर रोक के बावजूद ट्रकों का या भारी वाहनों का परिचालन जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है। तस्वीरें भी जो है न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई थी और उसके बाद जो पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ हैं वीरेंद्र कुमार, उन तक ये बात पहुंची और फिर उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए सोनपुर प्रशासन से उन्होंने बात की और पटना सोनपुर प्रशासन से बात करने का फलाफल ये हुआ कि अब इस जेपी सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक बार फिर से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच में जो है इस पर भारी वाहनों का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा था। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो अपनी जेबें गर्म करके इस पर जेपी सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन करवा रहे थे। लेकिन इस खबर को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो उसका बेहतर परिणाम हुआ है सामने कि अब इस जेपी सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन जो है वो पूर्णतः एक बार फिर से प्रतिबंधित हो चुका है और अब इस जेपी सेतु पर जाम की भी स्थिति नहीं है। तो कह सकते हैं कि न्यूज 18 का बड़ा असर जो है वो देखने को इस जेपी सेतु से जुड़े हुए खबर जब चलाई गई थी तो उसका असर देखने को मिल रहा है। क्या मैं प्रसन्न आजाद के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त की, लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार की आइकॉन बन गई हैं। मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने स्टेट आइकॉन बनाया मैथिली ठाकुर को और मैथिली ठाकुर अब स्टेट आइकॉन बन चुकी हैं। बिहार के मतदाताओं को अब वो जागरूक करती हुई नजर आएंगी। मैथिली कुछ दिन पहले ही यहां पर बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है और अब उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें वो मतदाताओं को जागरूक करती हुई नजर आएंगी। तो मैथिली ठाकुर स्टेट आइकॉन बन गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, मैथिली ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें गीतों के जरिए लोक संस्कृति को अब तक तो वो प्रसारित कर ही रही थी। गीतों के जरिए वो एक सूत्र में बिहार की मिट्टी को बांधते हुए उसकी खुशबू फैला रही थी। लेकिन अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है मतदाताओं को जागरूक करने की भी, और इसी जागरूकता में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बिहार का आइकॉन बनाया है, स्टेट आइकॉन। जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, लेकिन बिहार में चुनावी बिसात अभी से ही बीत चुकी है। शह और मात का खेल अभी से ही शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने जब से विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारने की बात कही, तब से ही बिहार की सियासत में एक नई हलचल देखी जा रही है। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने यह कहकर इस सियासी तूफान को खड़ा कर दिया कि राहुल का नेतृत्व स्वीकारने के बाद से जेडीयू के नेताओं में हार का डर बैठ चुका है और पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद के एक बयान से बिहार का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है और उसके कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि जब से सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारने वाला बयान दिया, तब से ही जेडीयू के नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और लोकसभा चुनाव में करारी हार के डर से जेडीयू छोड़ने की तैयारी में है। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे।
ले ही लेते हैं। क्या भाजपा के संपर्क में जदयू के सांसद और विधायक है? क्या 2024 में जदयू के सांसद और विधायक भाजपा का दामन थामेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर अभी सामने में अभी 2024 का संसदीय चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस नाव पर चढ़े हैं वो नाव डूबना है, वो नाव का किनारा नहीं लगना है। लोग स्वागत के लिए तैयार है? नहीं, देखिए वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है मैंने उसकी उन बातों की चर्चा की है। देखिए जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता यूनाइटेड के सर्वे सर्वा श्री नीतीश कुमार जी ने श्री राहुल गांधी के नेतृत्व को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने का बयान दिया है, स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय सांसद हैं उनको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी बिहार में 40 सीटों में से मात्र एक सीट किशनगंज का जिता पाए। तो जो व्यक्ति अपने दल के उम्मीदवारों को नहीं जिता सकता है, वो व्यक्ति फिर जनता दल यूनाइटेड या इनके अन्य जो सहयोगी दल हैं उनके संसदीय सीटों को कहां से जिता पाएगा। तो जब जनता यूनाइटेड का मुखिया ही राहुल गांधी के सामने समर्पण कर रहा हो तो स्वाभाविक है कि इनके सांसदों में तो भगदड़ मचना ही है। कौन हारने के लिए जनता यूनाइटेड से लड़ना चाहेगा? नीतीश कुमार जी पीएम बनना चाहें या ना चाहें उसका कोई मायने नहीं है। आपने देखा ही होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने विपक्षी दल के नेता हैं उनसे श्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली की यात्रा करके मिला भी, लेकिन किसी नेता ने उन्हें अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी ने उन्हें भाव नहीं दिया। इसीलिए वो सिर्फ अपने स्थिति को बचाए हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि किसी प्रकार से वो चर्चा में रहें, अन्यथा जो उनका राजनीतिक खेल है वो खत्म हो चुका है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।